हेलो, वेलकम टू बैकबेंचर्स। अब हम आज आरसीसी के थर्ड लेक्चर के बारे में डील करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने सिलेबस के बारे में पढ़ा था और सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि कंक्रीट और स्टील के कॉम्बिनेशन से जो एक मटेरियल फॉर्म हुआ या एक आर्टिफिशियल स्टोन फॉर्म हुआ उसको हम नाम क्या देते हैं, आरसीसी स्ट्रक्चर्स, या फिर आरसीसी के बेसिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनके बारे में बात की थी। नेक्स्ट हमने उसके बाद बात की थी कि उसके अंदर कोड कितने आ चुके हैं, कोड के कितने रिवीजन आ चुके हैं, इसके बारे में भी हम बात कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं कोड के अकॉर्डिंग आरसीसी की कितनी ग्रेड डिफाइन की गई है। ठीक है, तो एज पर IS 456 कोड के अकॉर्डिंग बेसिकली ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर आरसीसी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग टाइप्स जो बताई गई है वो तीन टाइप की बताई गई है। फर्स्ट वन M10 से लेके M20 तक, सेकंड वन M25 से लेके M55 तक, और फिर M60 या फिर जो भी अबव M60 की ग्रेड है उनको तीन टाइप से तीन वेरियस कैटेगरीज में इसको डिफाइन किया गया है। फर्स्ट वन कैटेगरी है जो M10 से लेके M20 तक की कैटेगरी है, उसको बोला गया ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। उसके बाद M25 से लेके M55 तक है, इसको बताया गया स्टैंडर्ड। एंड थर्ड वन अबव M60 है, इसको बताया गया हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो अब हमें ये पूछ सकता है, यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन जेईई लेवल पे जो बन सकता है वो ये बन सकता है, कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे देगा और आपको ये पूछ सकता है कि किस टाइप में आता है, ऑर्डिनरी में आता है, स्टैंडर्ड में आता है या हाई स्ट्रेंथ में आता है। तो यहां से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब जैसे हमने बात की ये जो ग्रेड लिखी है M10, M20, इसका मतलब क्या होता है, और इसको अब हम आगे डिफाइन करने वाले हैं कि M10, M20 या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो देखना, फर्स्ट यहां पर हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्ड लिखा M20, क्लियर है। तो M20 जो वर्ड लिखा उसके अकॉर्डिंग हमें इस M20 को डिफाइन करना है कि M20 होता क्या है। तो देखना, इसमें जो M20 में M जो वर्ड है वो मिक्स को डिफाइन कर रहा है और ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। ठीक है, तो देखना ध्यान से, अब बात करेंगे। जैसे को M जो होता है उसकी प्रोपोर्शन, मतलब उसको किस प्रोपोर्शन में मिक्स किया गया उसके बारे में बात कर रहे हैं, जबकि 20 उसके बारे में क्या बता रहा है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो अब हमारे पास एक नई टर्म आ जाती है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब ये क्या होता है, तो देखना, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की कोड ने एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दी है और इसकी नीड हमें क्यों हुई। क्या हम एक क्यूब से सैंपलिंग नहीं कर सकते, मतलब एक क्यूब से जो स्ट्रेंथ आती है उसको ये नाम नहीं दे सकते, तो इसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। तो देखना, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई सैंपल बनाया, कुछ फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में क्या हर एक प्रोपोर्शन या कंक्रीट की स्ट्रेंथ है, या जो उसके अंदर आपने उसका सैंपल बनाया गया तो उसके अंदर हर एक क्यूब की स्ट्रेंथ क्या सेम आएगी? कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ क्या आएगी, हर एक की अलग अलग आएगी, मतलब उसकी स्ट्रेंथ में वेरिएशंस आएंगे। वेरिएशंस आएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए कोड ने एक नया वर्ड दिया, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब देखना, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं FCK से। तो FCK इसको हम डिफाइन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ is the strength below which not more than 5% test results are expected to fall। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिसके अंदर हम ये करें कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एक ऐसी स्ट्रेंथ होती है बिलो विच उसके नीचे 5% रिजल्ट तो हमारे रह सकते हैं, बट
5% के अलावा इसका मतलब 95% जो रिजल्ट्स होंगे वो इस रेंज से क्या होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए। मतलब ये एक ऐसी स्ट्रेंथ है जिसमें 95% रिजल्ट तो उससे बिलो रह सकते हैं, बट 95% रिजल्ट क्या होने चाहिए, उससे ऊपर होने चाहिए। तो देखना ध्यान से, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 5% रिजल्ट, इसके अंदर अगर हम रिस्क की बात करें तो हमारे पास रिस्क कितना हो गया, रिस्क का फैक्टर हो गया ओनली 5%। क्लियर है। यहां हम उसकी दूसरी डेफिनेशन ये कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ above which 95% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू, मतलब उसके अंदर ये कह सकते हैं कि 95% टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो उससे की मतलब 95% टेस्ट रिजल्ट उससे ऊपर रह सकते हैं उस वैल्यू से। तो इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से कंसीडर करते हैं। तो एग्जांपल से जब इसको कंसीडर करेंगे तो देखना यहां पर मैं कुछ जो टेस्ट रिजल्ट्स है क्यूब के उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं। तो एग्जांपल के लिए मैंने कुछ डेटा लिखे, मान लो मैंने क्यूब के सैंपल्स टेस्ट किए सीटीएम या यूटीएम में ले जाके, और यूटीएम में टेस्ट किए तो हमारे पास कुछ रिजल्ट ऐसे दिख रहे थे, जैसे कुछ मान लो 80, 90, या फिर हम इसको थोड़ा सा और देखते, देखना 21, 22, 23, 23.5, 24, 25, 26, 26.5, 27 एंड सो। इस तरीके से हमारे जो रिजल्ट चल रहे थे, मान लो ये यहां पर 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया, जो हमारे 100th रिजल्ट को शो कर रहा था, 100th रिजल्ट को शो कर रहा था। मतलब हमने क्या किया, 100 सैंपल लिए, इसको इजीली समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 100 सैंपल लिए, 100 सैंपल की टेस्टिंग की क्यूब की और उनके रिजल्ट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। अब डेफिनेशन कोड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इज द स्ट्रेंथ बिलो व्हिच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। मतलब इससे नीचे 5% रिजल्ट तो रह सकते हैं, बट 5% रिजल्ट से ज्यादा, मतलब 5% रिजल्ट तो रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। तो देखो 5% रिजल्ट इसमें से कट करते हैं, 100 का 5% निकालेंगे तो हमारे पास कितने रिजल्ट आते हैं, 5। तो फर्स्ट रिजल्ट हमने छोड़ दिया, सेकंड भी छोड़ दिया, थर्ड भी, फोर्थ भी एंड फिफ्थ भी। अब ये कहोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो ये वाली स्ट्रेंथ है इसी को क्या बोलेंगे, एफसी के, और यही क्या हो जाएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गई। अभी हम ओनली स्ट्रेंथ को, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिफाइन करना सीख रहे हैं। अभी तक मैंने इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया नहीं बताया है कि एक्सेप्टेंस ये कंक्रीट अभी काम में लेने लायक है या नहीं है। तो देखना यहां पर अगर हम इसकी ग्रेड को डिफाइन करना चाहें तो हम इसकी ग्रेड को बता सकते हैं कि ग्रेड कौन सी हो सकती है, M25। अब दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर 25 है, ये तो आपने फिक्स सेट कर दिया। फर्स्ट थिंग, जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये 5 के मल्टीपल्स में लिखी जाती है, ठीक है। ये किसमें लिखी जाती है, 5 के मल्टीपल्स में। तो अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कुछ ऐसा डेटा नहीं है, कुछ और डेटा आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैसे लिखा जाएगा। तो देखना ध्यान से, एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो देखना ध्यान से, मान लो कुछ ऐसा डेटा है 24, 25, 26.5, 27, 27.5, 28, 29 एंड सो, मतलब इस तरीके से 100 रिजल्ट हमारे पास थे। क्लियर है। यहां पर लिख देते हैं 30, 31, 31.5, कुछ ऐसे डेटा लिख दिए हमने, 100 रिजल्ट थे। अब इसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिफाइन करना है। अभी क्या बताया, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ बिलो व्हिच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। तो देखो इसमें से 5% रिजल्ट को छोड़ दो, मतलब 5% मतलब 100 लिए हमने सैंपल, 100 में से 5% को छोड़ दो, 3, 4 और 5 को छोड़ दिया। इसका मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, 28 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अभी हम बात करके आए थे कि हम इसको 5 के मल्टीपल में डिनोट नहीं, 5 के मल्टीपल में ही इसको डिनोट करना होगा, ठीक है। हम ऐसे कभी भी कोई ग्रेड देखी है M28 न्यूटन, M28 की ग्रेड कभी किसी ने नहीं देखी होगी। तो इसका मतलब हम देखते हैं, तो देखना ध्यान से, या तो इसकी ग्रेड होनी चाहिए 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर हम इस ग्रेड को ऐसा लिख सकें, इस 28 का जो डेटा आया उसको हम या तो ऐसा लिखें, या तो ये M25 की ग्रेड है या ये M30 की ग्रेड है। क्लियर है। अब इसमें हमें ये रूल नहीं लगाना है कि जिसके सबसे नियर बाई है उस डेटा को हम कंसीडर करते हैं, हमें ऐसे रूल नहीं लगाने। इसमें ध्यान देना, इसने क्या कहा कि
5% से ज्यादा रिजल्ट आप जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रहे हो, इसका मतलब अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये हो जाएगी, और अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये स्ट्रेंथ एक ऐसी स्ट्रेंथ होगी जिससे 5% रिजल्ट तो कम रह सकते हैं, 5% से ज्यादा कभी नहीं रह सकते हैं। तो देखना इसका मतलब तो ये हुआ कि फर्स्ट जो इसका है, अब अगर हम 30 की बात करते हैं तो देखते हैं 30 कहां होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये 8% पे हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो हमारी डेफिनेशन तो यहाँ पर फेल हो जाती है। तो इस अगर हम 30 ग्रेड बताते हैं इसकी, तो क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ बिलो व्हिच नॉट मोर देन 5%, बट यहाँ कितने हो रहे हैं, 8%। ठीक है, 8% तो हम कंसीडर नहीं कर सकते, इसका मतलब हम इसकी ग्रेड M30 को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, हम इसकी ग्रेड को क्या डिफाइन कर सकते हैं, M25। और ये M25 कैसे डिफाइन हुई देखना ध्यान से। अब हम अगर 5% का डेटा देखें, 25 कुछ यहाँ एग्जिस्ट हो रहा है, 25 कुछ यहाँ एग्जिस्ट हो रहा है, और 25 अगर यहाँ एग्जिस्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 5 इसके पहले का रिजल्ट कितना है, 1%। बट इसने ये तो नहीं कहा था ना कि 5% से कम भी नहीं होनी चाहिए रिजल्ट। यहाँ पर ये डेटा क्या होता है, कुछ एक्सेप्टेबल डेटा में आता है। तो इसीलिए इसकी जो ग्रेड डिफाइन होगी, ये जो 28 का रिजल्ट आया है उससे जो ग्रेड हम डिफाइन करेंगे दैट इज M25। क्लियर है। और यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो लिखी जाएगी FCK, वो हो जाएगी 25 न्यूटन पर mm²। ये होती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म की अगर बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होने के बाद में अब तक हमने ये सीखा कि जो M25, M30 और M40 जो डेटा लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखना अब इसके बाद हम एक चीज और सीखते हैं, दैट इज मीन स्ट्रेंथ। दैट इज मीन स्ट्रेंथ। मीन स्ट्रेंथ क्या होती है, देखना ध्यान से। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज मीन स्ट्रेंथ। इसको हम डिनोट करेंगे FM से। ठीक है। मीन स्ट्रेंथ क्या होती है, मीन स्ट्रेंथ जैसे जितने आपने सैंपल्स लिए, जितने आपने अब तक सैंपल्स लिए, आपने अभी तक लास्ट में हमने बात की थी कि कितने सैंपल थे हमारे पास, 100 सैंपल्स थे। तो 100 सैंपल्स का जो एवरेज निकालोगे, मतलब हर सैंपल की वैल्यूज को ऐड करके, मतलब हर सैंपल की स्ट्रेंथ उनको ऐड करके जो एवरेज स्ट्रेंथ की वैल्यू आएगी उसी को क्या कर देंगे, मीन स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि हम FM को डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सिमिलरली Fn डिवाइड बाई n। तो हम इसको ये लिख सकते हैं समेशन ऑफ Fi डिवाइड बाई n। मीन स्ट्रेंथ हमारे पास ये आ जाती है। अब बात आती है कि मीन स्ट्रेंथ यहां तक हमने डिफाइन कर दी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि मीन स्ट्रेंथ जो होती है, मीन स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कोड ने क्या दिया है, और उसके बाद हमारे पास पढ़ने वाला पार्ट अलग से क्या आता है। तो देखो कोड ने एक रिलेशन दिया है, IS कोड के अकॉर्डिंग क्या होता है, IS कोड ने मीन स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का एक रिलेशन दिया है, दैट इज FM is equals to FCK plus 1.65 sigma। FM is equals to FCK plus 1.65 sigma। इसको हम डिटेल बात करेंगे जब हम प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ेंगे, इसका एक कर्व बनता है उसको हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी हम यही बात कर रहे हैं कि कोड ने क्या किया जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इसका डिटेल एनालिसिस है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहां पर देखना FM तो क्या हो गया इसका मीन स्ट्रेंथ, FM को क्या डिफाइन करेंगे, मीन स्ट्रेंथ। और FCK क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सिग्मा क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखना ध्यान से, यहां पर कोड ने एक रिलेशन दे दिया। तो यहां पर अब हमसे ये पूछा जा सकता है, एक तो ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला दिया है ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, ये पूरा फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज कि जो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो कोड ने जब इसकी वैल्यूज दी, ऐसे तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, अलग अलग इसके फॉर्मूले होते हैं, इसके प्रोबेबिलिटी कर्व की इक्वेशन होती है, उससे फाइंड आउट कर सकते हैं।
बट कोड ने जो वैल्यूज दी है वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिफाइन कर दी। ठीक है, तो देखना ध्यान से, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे कितनी क्या क्या दे रखा है, इसकी वैल्यूज को वो हम बात करें। तो देखना ग्रेड के अकॉर्डिंग सिग्मा की वैल्यू को डिफाइन किया गया, और सिग्मा की वैल्यू को क्या अमाउंट से डिफाइन किया गया उसके बारे में देखना। मैं यहां पर कुछ डेटा लिख रहा हूं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग। तो देखना ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग क्या डेटा होता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और उसके अकॉर्डिंग सिग्मा की क्या वैल्यू बताई गई है। तो देखना अगर ग्रेड हम M10 एंड M15 काम में लेते हैं तो सिग्मा की वैल्यू होती है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर अगर M20 एंड M25 ग्रेड लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और अगर हम अबव M25 की कोई भी ग्रेड लेते हैं ये वैल्यू हो जाती है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब अगर हमसे फॉर पर्टिकुलर ग्रेड, यहां से क्वेश्चन बन सकता है न्यूमेरिकल कि फॉर एग्जांपल आपको ग्रेड दे दी कि M20 ग्रेड है या M25 ग्रेड है, उसके लिए मीन स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो आपको निकालना पूछ सकता है। तो देखना इसके बाद हम इक्वेशन करते हैं कि एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि मान लो हमें कोई ग्रेड दे दी, मान लेते हैं हमें ग्रेड दे दी M25 ग्रेड, इसके लिए हमें Fm की वैल्यू को कैलकुलेट करना था। तो Fm की जो वैल्यू है आप देखना ध्यान से, M25 के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और अगर M25 दिए तो ये जो 25 ये किसको डिनोट कर रहा होगा, ये FCK को डिनोट कर रहा होगा। तो Fm का जो फॉर्मूला होता है दैट इज FCK प्लस 1.65 सिग्मा होता है। क्लियर है? तो देखना ध्यान से, FCK कितना हो गया यहाँ पर 25 प्लस 1.65 इंटू सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4, और इससे जो रिजल्ट आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, और वो इसकी क्या हो जाएगी Fm की वैल्यू हो जाएगी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। तो देखो इसके बाद इसका जो प्रोबेबिलिटी कर्व है या जो सिग्मा का एक्चुअल डेरिवेशन कहां से होता है इसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हाँ, आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर जाकर आप वहां पर भी पोस्ट कर सकते हैं अपने डाउट को। थैंक यू सो मच।